हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 119, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 26वां वीडियो है। और इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। इसमें हमें डिस्कस करना है संरूपण या फिर कन्फर्मेशन। तो आप संरूपण भी कह सकते हो और कन्फर्मेशन भी कह सकते हो। और इसी में ही हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मर्स क्या होते हैं, या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। इन सभी बातों को भी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो इसी से ही रिलेटेड है, संरूपण या कन्फर्मेशन से। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे जल्दी से अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो। पहले आप संरूपण या कन्फर्मेशन, ये हेडिंग लिखो। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से हेडिंग लिखो, फिर हम पढ़ते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि संरूपण या कन्फर्मेशन क्या होता है। मान लो आपके पास ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दो, या स्टीरियो आइसोमर्स कह दो, जो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। पर उनके बदलने का जो मुख्य कारण है वो है सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करना। मान लो, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक कार्बन एटम है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कार्बन एटम है, और एक कार्बन एटम यहाँ है। ये दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन एटम के ऊपर भी तीन एटम जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो एक तो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही इसके ऊपर है, यहाँ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है। तो आप दोनों कार्बन एटम को देख रहे हो कि दोनों कार्बन एटम के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये जो हमने यहाँ कंपाउंड बनाया, ये है C2H6, दो कार्बन वाला एल्केन। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन। ये दो कार्बन वाला एल्केन है, और दो कार्बन वाले एल्केन को हम कह सकते हैं इथेन। तो ये क्या है, इथेन। तो इथेन में आप इस कार्बन और इस कार्बन को देख लो। इस कार्बन के ऊपर भी तीन हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर भी तीन हाइड्रोजन है। और देखो, इस कार्बन के ऊपर जो ये हाइड्रोजन है, बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है। यदि मैं इसे ऐसे बनाऊं, देखो जरा, मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये जो कार्बन है, मैंने इसे ऐसे बना दिया कार्बन को, और एक कार्बन को ऐसे बना दिया। ध्यान से समझना, जो हमारा ये पॉइंट वाला कार्बन है ना, कार्बन को दो तरीके से हमने दिखाया। एक तरीके से दिखाया, जो अगले वाला कार्बन है ना, हमारी तरफ वाला, उसे तो हमने कह दिया कि वो पॉइंट है, यानी इस सर्कल का सेंटर। और जो पिछले वाला कार्बन है वो सर्कल है। तो अगले वाला कार्बन ये है और पिछले वाला ये है। अगले वाले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, एक दो तीन। इन तीन हाइड्रोजन को मैं बनाता हूं। एक हाइड्रोजन यहां बना दिया, एक हाइड्रोजन यहां बनाया, और एक हाइड्रोजन यहां बनाया। ठीक है। और पिछले वाले कार्बन पर भी तीन हाइड्रोजन है, और वे भी बिल्कुल ऐसी स्थिति में, बिल्कुल इसके ऊपर ही होगा। थोड़ा सा मैं साइड में बनाता हूँ समझाने के लिए। ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं। वो जो पिछले वाला कार्बन है वहां से उठाते हैं इस हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन उठाया, यहाँ से उठाया हाइड्रोजन, और यहाँ से उठाया हाइड्रोजन। अब आप इस C2H6 के मॉलिक्यूल को देख लो और इसे देख लो। इसे तो हम देख रहे एक तरफ से, एक साइड से देख रहे। हमें ये तो दिख रहा है कार्बन अगले वाला, और ये पिछले वाला कार्बन है। और इसे हम देख रहे हैं जैसे ये मान लो सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है।
सिंगल बॉन्ड को एक बार तो साइड से देखना है, एक बार सामने से देखना है। इसे हम सामने से देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से। तो इस वाले कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है और इसके ऊपर भी। और ये जो कार्बन है ना जो हमारी तरफ है, और जो पिछले वाला कार्बन है जिसे हमने सर्कल से बनाया, इस सर्कल से बनाया हमने पिछले वाले कार्बन को, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड। और क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड अभी तो एक के ऊपर एक आ रहे सारे बॉन्ड, पर ये घूम भी सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन के कारण आपको जो कंपाउंड है उसके कई रूप मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप। और वे जो कई रूप हमें मिलेंगे, उन कई रूपों को आप कहोगे कन्फर्मर्स। क्या कहोगे? कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और इस घटना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं अभी बनाऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दे रहा, इसका भूमिका बना रहा, कि आपके पास कुछ स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ त्रिविम समावयवी ऐसे होते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के परितः रोटेशन होता है। रोटेशन के कारण वे आइसोमर्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं, और उनके जो अलग अलग रूप हमें मिलते हैं आइसोमर्स के, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से जो अलग अलग कंपाउंड हमें मिलेंगे, अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स जो हमें मिलेंगे, उन आइसोमर्स को हम कहेंगे कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और इस घटना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब जो वे बहुत सारे अलग अलग तरह के आइसोमर मिलते हैं किसी भी कंपाउंड के, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, उनका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, संरचना उनका बनाते हैं, तो उनकी संरचना को या स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं संरूपण या कन्फर्मेशन। ठीक है, देखो इस चीज को अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको एक बात पता चल गई, एक बात आपको ये पता चली कि बहुत सारे ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं। तो लिखना शुरू करो, चलो यहां से लिखते हैं। कुछ स्टीरियो आइसोमर्स, कुछ स्टीरियो आइसोमर्स, या आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं लिखते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ स्टीरियो आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनमें, यानी उन कंपाउंड्स में, उनमें सिंगल बॉन्ड, उनमें सिंगल बॉन्ड के परितः, यानी सिंगल बॉन्ड को एक्सेस मानकर परितः रोटेशन होता है। रोटेशन होता है, नहीं रोटेशन पॉसिबल होता है। रोटेशन पॉसिबल होता है ऐसे भी लिख सकते हो, या रोटेशन होता है लिख दिया वो भी ठीक है, पॉसिबल होता है। ये लाइन देखो आपकी समझ में आई क्या? हमने लिखा कि कुछ स्टीरियो आइसोमर्स यानी त्रिविम समावयवी या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल बॉन्ड के परितः है। जैसे कि एक सिंगल बॉन्ड दिखाया था, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, तो ये रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है। तो कुछ स्टीरियो आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल बॉन्ड के परितः क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, और जब उनमें रोटेशन होगा तो वे एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास ये अगले वाला कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये पिछले वाला कार्बन है,
इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति है। अब रोटेशन हो गया इसमें, मान लो अगले वाले में रोटेशन हो गया या पिछले वाले में रोटेशन हुआ, ठीक है। तो स्थिति ये किस में बदल सकता है, ये बदल सकता है इसमें, ये तो अगला कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, और ये पिछला कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन। देखो अब जरा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में अंतर है या नहीं है ना अंतर। अंतर यह है कि ये जो अगला कार्बन है जो वृत्त का केंद्र है, और जो पिछला कार्बन है जो सर्कल का वृत्त का परिधि है, ये दोनों कार्बन आपस में बीच में इनके क्या है, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, घूर्णन संभव है, और ये घूम जाएंगे और घूम के ये रूप इस रूप में बदल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्या हैं, समावयवी हैं दोनों एक दूसरे के। समझ में आ रही ना बात। देखो हमने लिखा कुछ स्टीरियो आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल बॉन्ड के परितः या अबाउट भी लिख सकते हो रोटेशन पॉसिबल होता है, जिसके कारण अब यदि रोटेशन पॉसिबल है तो वे कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे में बदलेंगे, जिसके कारण वे एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक दूसरे में बदलते रहते हैं, या ऐसे लिख दें कि बदल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। जब रोटेशन पॉसिबल है तो वे एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, रोटेशन यानी घूम जाएंगे सिंगल बॉन्ड के अबाउट और दूसरे रूप को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कन्फर्मर्स, यहां लिख देते हैं ऐसे कंपाउंड्स, क्या स्टीरियो आइसोमर्स लिखते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहते हैं बताओ, कन्फर्मर्स। चलो दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं, को ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि अभी 2 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मैंने यहाँ बनाए थे, पता चल गया आपको। अभी हमने सीखा है कि कुछ स्टीरियो आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल बॉन्ड के परितः रोटेशन पॉसिबल होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। और एक चीज और जोड़ो, यहाँ इस घटना को, इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ इस बात को भी लिख लो, तथा इस घटना को, घटना की जगह आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बताओ यहां तक समझ में आई क्या बात आपके। यहां तक जो बात हमने सीखी बहुत सिंपल है। यहां तक हमने सीखा है कि हमारे पास ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं और एक दूसरे में बदल सकते हैं। उन स्टीरियो आइसोमर्स को हम कहेंगे कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स।
और इस घटना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये जो कन्फर्मर्स होते हैं या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स का हम प्रयोग करते हैं, जिन संरचनाओं का हम प्रयोग करते हैं, उन संरचनाओं को ही हम कहते हैं संरूपण या कन्फर्मेशन। यहां से एक नई बात शुरू होती है। यहां हम लिखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को प्रदर्शित करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिन विशेष स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं, जिन विशेष स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, जिन विशेष स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, जिन विशेष संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संरूपण या कन्फर्मेशन, उन्हें संरूपण या, ध्यान से देख लेना, कन्फर्मेशंस कहते हैं। तो वे जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं, इस विशेष प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं संरूपण या कन्फर्मेशंस। ठीक है, संरूपण कह दो या कन्फर्मेशंस कह दो, एक ही बात है। अब जैसे हम बात करें मान लो हमें पता चल गया कि संरूपण या कन्फर्मेशंस हमें ऐसे ही कंपाउंड में मिलेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब यदि मैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में मिलता है उन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स। तो एल्केन्स में जो सबसे पहला एल्केन है वो तो ये है CH4 मीथेन। अब मीथेन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, देखो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब मुझे यूं बता दो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं सिंगल बॉन्ड है क्या? भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। इसका मतलब साफ है कि एल्केन्स में मीथेन को तो आप छोड़ दो, और मीथेन के अलावा बाकी एल्केन जितने भी हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन भी होता है। इसलिए एल्केन में कई रूप देखने को मिलते हैं, हर एक एल्केन में आपको। ठीक है, इस बात को नई लाइन से लिखो। यहां लिखो CH4। CH4 का मतलब क्या है? मीथेन। CH4 का मतलब है मीथेन। मीथेन के अतिरिक्त, यानी मीथेन के तो आप छोड़ दो, मीथेन के अतिरिक्त सभी एल्केन्स, मीथेन के अतिरिक्त सभी एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब जब मीथेन के अलावा जितने भी एल्केन्स हैं उनमें सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो साफ बात है कि उनमें फ्री रोटेशन भी होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इसलिए एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के अबाउट सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। और मुझे एक बात बताओ सोच के, मुझे यूँ बताओ, यदि सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि एल्केन का कोई भी मॉलिक्यूल कई रूपों में मिलेगा हमें। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कह दो या अतः कह दो, इसलिए एल्केन का मॉलिक्यूल कई रूपों में, यानी अनेक रूपों में, कई रूपों में, या करके एक चीज लिख लो, वे जो एल्केन, मतलब जैसे इथेन है वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन दिखाएगा, और जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन दिखाएगा तो मान लो मैं आपको कहूं कि मेरा ये जो हाथ है एक, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन तो होगा ही इसमें, और रोटेशन होगा तो ध्यान से देखना जरा, चलो यहीं से देख लो, रोटेशन जब होगा तो उससे क्या होगा, मान लो एक तो ऐसा स्ट्रक्चर मिला, एक ऐसा मिला, एक ऐसा मिला, एक ऐसा मिला, यानी हर एक डिग्री पर स्ट्रक्चर बदलेगा। इसलिए हमने यहां लिखा है इसलिए एल्केन का मॉलिक्यूल कई रूपों में, और वो हर एक रूप जो है उस हर एक रूप को मैं कहूंगा कन्फर्मर्स। ठीक है, या कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। तो एल्केन का मॉलिक्यूल कई रूपों में या कई कई कन्फर्मेशंस कई कन्फर्मेशंस में पाया जाता है। ठीक है, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कन्फर्मेशंस में पाया जाता है, पाया जाना चाहिए, यूं लिखेंगे पाया जाना चाहिए, यानी एल्केन का मॉलिक्यूल के कई तरह के रूप होने चाहिए जिसमें एंगल्स अलग अलग तरह के हों। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज यह ध्यान रखनी है कि ये जो कई सारे रूप होंगे इन सब की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। एल्केन के जो मॉलिक्यूल हैं उनके कन्फर्मर्स हैं, जो कन्फर्मर्स कह दो या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कह दो, एक ही बात है, या कन्फर्मेशंस कह दो, एक ही बात है, उनकी सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। यहां लिख देते हैं इस बात को, जिनमें से जिनमें से प्रत्येक की जिनमें से प्रत्येक की स्टेबिलिटी प्रत्येक की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, या डिफरेंट लिख दूं, डिफरेंट होती है। हर एक की स्टेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, स्टेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है।
मतलब यूं तो आपको जो है सैकड़ों मिल जाएंगे कन्फर्मर्स, पर उन सैकड़ों कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी तो अलग अलग होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है। चलो, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एल्केन का ही, एल्केन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक हेडिंग लिखो, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। हेडिंग लिखो, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन तो समझते हो, C2H6। इथेन के कन्फर्मेशंस देखने हैं हमें कि इथेन के कौन कौन से कन्फर्मेशन होते हैं या कौन कौन से कन्फर्मर्स होते हैं, इस चीज को सीखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इथेन का तो पता है आपको, ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है। इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ, समझ में आ रही है क्या बात? और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3, और ये पीछे वाला कार्बन है CH3। ये सब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाए। आपको इन सारे स्ट्रक्चर में एक चीज दिखाई देती होगी कि इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहां इस बात को लिख लो आप, इथेन मॉलिक्यूल में, इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो 2 कार्बन एटम हैं, और वे दोनों कार्बन एटम किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और हर एक कार्बन एटम पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। यहां इस बात को भी लिखो कि प्रत्येक कार्बन एटम पर, प्रत्येक कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। तो यदि हर एक कार्बन एटम को आप देखोगे, तो हर एक कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 3 हाइड्रोजन एटम हैं। ये भी बात पक्की है। ठीक है। यदि आप इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 सिग्मा हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3। ठीक है, इस बात को भी आप लिख सकते हो, प्रत्येक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। अब ये भी हमारा CH3 है। एक काम करो, इसे एक्स्ट्रा चीजों को यहां से मिटाओ। ये जो है, ये हमारा CH3 है, और ये भी CH3। दोनों CH3 ग्रुप जो है ना, वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ये भी घूम सकता है, ये भी, ये अगले वाला भी घूम सकता है, पिछले वाला भी, ये वाला भी घूम सकता है, ये भी घूम सकता है, ये भी। बात तो वही है। तो यहां लिख देते हैं इस बात को, दोनों CH3, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, दोनों CH3 ग्रुप्स
सिंगल बॉन्ड के परितह को आप अबाउट भी तो कह सकते हो, अबाउट रोटेशन करते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट इसे भी रोटेशन करना, उसे भी करना है। या फिर कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि एक तो फिक्स हो जाएगा, दूसरा रोटेट होता रहेगा। जैसे मान लो अब पिछले अगले वाला फिक्स हो गया, पिछला रोटेट कर रहा, या फिर ये फिक्स हो गया, ये रोटेट कर रहा। समझ में आ रही ना बात आपके? तो ये रोटेशन कर सकते हैं और करते भी हैं रोटेशन, ये भी बात पक्की है। ये दोनों जो CH3 ग्रुप हैं वे क्या करते हैं? रोटेशन। और रोटेशन करने से अब बच्चा सोचेगा कि सर मान लो हम, चलो पीछे वाला CH3 ये है या आगे वाला है, और पीछे वाला जो CH3 है वो ये है, ये ये पीछे वाला है। तो 1 डिग्री पे घूम गया तो भी नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और आपको पता है कि पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हर 1 डिग्री पर स्ट्रक्चर बदलेगा। तो इसका मतलब 360 तरह के कन्फर्मर्स होने चाहिए C2H6 के, इथेन के। भाई अब आप 1 डिग्री की बात कर रहे, तो आपने कह दिया 360 तरह के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। पर क्या कोई एंगल 1.5 डिग्री का नहीं हो सकता? आधे डिग्री का भी हो सकता है, 1.5 डिग्री का भी हो सकता है। तो 36 दूनी तो 72 हो गए, 720 तरह के कन्फर्मर्स होने चाहिए। पर एंगल तो 1.25 डिग्री का भी हो सकता है। तो इस तरीके से तो आप देखोगे तो हजारों तरह के कन्फर्मर्स बन जाएंगे एक ही कंपाउंड के। पर उन हजारों तरह के कन्फर्मर्स में आपको सिर्फ उन कन्फर्मर्स की बात करनी जो या तो हमारे सिलेबस में हैं और या फिर जिनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भाई कन्फर्मर्स तो हजारों तरह के बनेंगे हर एक कंपाउंड के। कौन से कंपाउंड के? उस कंपाउंड के जिसमें कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। और वो जो कार्बन एटम है जो सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यानी उसके ऊपर 3 बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3। अब यहाँ हमने लिखा है कि दोनों CH3 ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करते हैं, इसलिए C2H6 की ही तो बात कर रहे हैं हम इथेन की बात कर रहे हैं, इसलिए C2H6 के निम्न प्रकार, निम्न प्रकार नहीं लिखते हम, लिखेंगे वैसे तो कई प्रकार के हैं। C2H6 के ऐसे लिखेंगे, देखो, मुख्य रूप से, अब सही हो जाएगा, मुख्य रूप से मुख्य रूप से निम्न प्रकार के, मुख्य रूप से निम्न प्रकार के कन्फर्मेशंस, निम्न प्रकार के कन्फर्मेशंस प्राप्त होते हैं। अब वे कौन कौन से कन्फर्मेशंस हैं उस चीज को हमें समझना है और ध्यान से समझना है बिल्कुल। कौन कौन से कन्फर्मेशंस हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है? उनमें से जो पहला कन्फर्मेशन है उसे हम कहते हैं ग्रसित। एक तो होता है ग्रसित, अभी मैं आपको तीनों दिखाऊंगा। एक तो ग्रसित होता है, पहले तो इनके नाम याद रखो। इक्लिप्स्ड, ग्रसित को कहते हैं हम इक्लिप्स्ड। और एक होता है नंबर 2 पर सांतरित। सांतरित को कहते हैं स्टैगर्ड।
तो दो तो कन्फर्मेशंस ही हुए, एक तो ग्रसित यानी इक्लिप्स्ड और एक हुआ स्टैगर्ड। ठीक है। अच्छा, एक होता है विषम तलीय, एक होता है विषम तलीय, इसकी नंबर 3 विषम तलीय, विषम तलीय, और विषम तलीय को हम कहते हैं स्क्यू, स्क्यू। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यदि कोई आपसे पूछता है कि कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे 3 तरह के होते हैं। एक तो ग्रसित यानी इक्लिप्स्ड, एक सांतरित यानी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, थोड़ा सही लिख दूं इसे, स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड। और तीसरा होता है विषम तलीय या स्क्यू। तो 3 तरह के, मुख्य रूप से 3 तरह के कन्फर्मेशंस होते हैं इथेन के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये हैं कैसे, मतलब इन्हें समझाओ कैसे हैं। मैं अब इन्हें समझाऊंगा, ध्यान से समझना आप। देखो, मान लो मैं आपको कहूं कि हमारे पास इस तरीके से ये हमने सिंगल बॉन्ड बनाया जो 2 कार्बन एटम के बीच होगा, वो सिंगल बॉन्ड है। और थोड़ा सा इसे सही बनाएंगे, चलो हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे इस जगह, और एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ। 3 स्ट्रक्चर है ना, 3 तरह के, 3 तरह के स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए 3 बना लिया हमने सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ हमारे पास कार्बन एटम है, यहाँ क्या है, कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, ये कार्बन एटम है हमारे पास, और ये कार्बन एटम है। इसी तरीके से ये कार्बन एटम है, और ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, कार्बन एटम। C2H6 है ना, 3 H इसके ऊपर जोड़ने, 3 इसके ऊपर, इसके ऊपर 3 H जोड़ रहा मैं, ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल ध्यान से देखना। 3 H मैं इसके ऊपर जोड़ूंगा, एक तो हमने H यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, और एक यहाँ जोड़ दिया। ये 3 H जोड़ दिए, H, H और H। अब पहला था हमारा ग्रसित या इक्लिप्स्ड। इसमें पता क्या होता है, इस H के बिल्कुल ठीक ऊपर आएगा ये H, ये H आया, जैसा ये था उसी एंगल पर ये है, जिस एंगल पर ये है ये वाला, उसी एंगल पर ये है, और उसी एंगल पर ये है। तो यदि, अभी तो हम साइड से देख रहे, पर साइड से देखने पे भी एक बात समझ में आ रही होगी आपके, कि इस वाले हाइड्रोजन एटम की सीध में है बिल्कुल ये वाला, और इसकी सीध में ये है, और इसकी सीध में ये है। यदि मैं यहां से देखूँ ना इसे ऊपर से जाके, तो इस वाले बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम के पीछे ये छिप जाएगा, और इसके पीछे ये छिप जाएगा, और इसके पीछे ये छिप जाएगा। समझ में आ रही बात आपके, आ रही ना समझ में। अब यदि मैं कहूं कि मुझे तो इधर से देखना है जी, इधर से देखूंगा तो इसके पीछे ये छिपेगा, इसके पीछे ये छिपेगा, और इसके पीछे ये छिपेगा। ठीक है। अब देखो, जब ऐसी स्थिति मिलती है ना हमें कि हमारे जो जो दोनों कार्बन एटम में से पहले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन एटम जो हैं उनके बिल्कुल नज़दीक हो दूसरे कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन एटम, इसके बिल्कुल नज़दीक ये है, ये तो बॉन्ड बड़ा सा बनाया जिससे मैं स्ट्रक्चर खुल के बना सकूं। और यदि इसे बॉन्ड को मैं बिल्कुल वहां मिला दूं ना, छोटा सा बना दूं, तो बताओ ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना ऊपर। तो इसीलिए तो कहा इसे ग्रसित, ये दोनों एक दूसरे से ग्रसित हो रहे, ये हाइड्रोजन एटम इससे दुखी है, ये वाला इससे दुखी है, ये इससे, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं वे बॉन्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं।
तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रसित या इक्लिप्स्ड। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1, ये है हमारा ग्रसित रूप, ग्रसित कह दो, या फिर आप कह सकते हो इक्लिप्स्ड। ये कन्फर्मेशन है एक, इसे कहते हैं कन्फर्मेशन। अब दूसरा है सांतरित, इसे ध्यान से समझना आपको। सांतरित कैसा है, चलो यहां समझाऊंगा। सांतरित, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये बना दिया एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसके अपोजिट बनाऊंगा मैं। यानी यदि ये हाइड्रोजन यहाँ है तो इसका हाइड्रोजन यहाँ होगा इस जगह। इसके दोनों बॉन्ड नीचे को थे तो इसके दोनों ऊपर को होंगे इस तरीके से। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो सांतरित या स्टैगर्ड हमने बनाया, पहले लिख देता हूं नीचे, ये दूसरा फॉर्म है। ध्यान रखना, कभी सोचो दूसरे फॉर्म को मुझे बीच में लिखना चाहिए था। ये दूसरा फॉर्म है जिसे हम कहते हैं सांतरित, सांतरित या स्टैगर्ड, सांतरित या स्टैगर्ड है। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा बहुत बढ़िया। आप इन दोनों को देख रहे ना, इस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम को, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, और यहाँ देखो इसके ऊपर कोई सा नहीं है, खाली पड़ा है यहाँ। इसके ऊपर कोई सा नहीं है और इसके ऊपर भी कोई सा नहीं है। तो आप कहोगे कि सर ये कहाँ है, ये जो है ना यहाँ होगा, यहाँ यहाँ। और ये वाला कहाँ है, ये यहाँ होगा। और ये वाला, ये वाला, ये यहाँ होगा। बताइयो, ये जो हमारा ये वाला कार्बन है, इसके तो तीनों सफ़ेद बना दिए मैंने, और पिछले वाले कार्बन के तीनों हरे हैं बॉन्ड, या हाइड्रोजन एटम। भाई ये हाइड्रोजन एटम ही तो जुड़े हुए इस तरीके से। उसे वहां ना दिखा के यहाँ दूर ले जाके दिखाया जिससे आपके समझ में आ जा। अब मुझे यूं बताओ, इनके बीच की दूरी अधिकतम है या नहीं है? ये दूरी अधिकतम है या नहीं है? इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती दूरी। और जब दूरी अधिकतम है तो पक्की बात है स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यदि दूरी रहती है अधिकतम, यदि दूरी रहती है क्या, अधिकतम, किसकी, अगले वाले हाइड्रोजन एटम्स की और पिछले वाले हाइड्रोजन एटम्स की, यदि इनकी दूरी अधिकतम रहती है तो उसे कहते हैं हम सांतरित रूप या स्टैगर्ड रूप या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और यदि दूरी रहती है अगले वाले हाइड्रोजन एटम्स और पिछले वाले हाइड्रोजन एटम्स की आपस में जो दूरी कम से कम रहती है, मिनिमम, तो उसे कहते हैं ग्रसित या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब ये जो तीसरा है ना, विषम तलीय या स्क्यू, ये इन दोनों के बीच में होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम, दोनों कार्बन एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम की स्थितियां ऐसी होती हैं कि ना तो वे बिल्कुल पास पास होंगे और ना तो वे बहुत दूर होंगे, बीच में होंगे कहीं। पहले इसे बना लेता हूं, पहले इसे बना लेता हूं मैं। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा। 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होते हैं ना, 360। तो ये एंगल 120 का होना चाहिए, यूँ ध्यान रखो। अब यदि मैं इसके ऊपर ही बनाता तो ऐसे बनाता बिल्कुल यहाँ, इसके ऊपर नहीं बनाना, नहीं तो वो ग्रसित या इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा। और यदि मैं दूर बनाता तो इस तरह बनाता, इस तरह यहाँ, वो भी नहीं बनाना। मुझे इसके थोड़ा सा ऐसा बनाना कि जो बहुत नज़दीक भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो। तो ऐसी स्थिति कब बनेगी, जब मैं थोड़ा थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूंगा। जैसे यहाँ थोड़ा तिरछा सा ले लिया, वो तो सीधा था, थोड़ा सा तिरछा ले लिया मैंने एच, वो तो इधर को था, थोड़ा सा तिरछा इधर को ले लिया एच, वो तो इधर को था, यूं था ना, थोड़ा सा तिरछा ले लिया। अब ये जो फॉर्म है, इस कन्फर्मेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें पिछले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन और अगले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है। इसे कहते हैं हम विषम तलीय या स्क्यू। तो ये तीसरा फॉर्म बीच में समझना इसलिए जरूरी है, इसे हम विषम तलीय कहेंगे, विषम तलीय, विषम तलीय कहो या कहो स्क्यू कन्फर्मेशन।
तो ये 3 तरह के कन्फर्मेशन ऐसे होते हैं बेटे, इन्हें ध्यान से समझना जरूरी है आपके लिए बहुत। समझ गए ना? अभी जरूरत पड़ेगी इसकी बहुत ज्यादा। समझ गए? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, चलो। अभी हमें इन तीनों के बारे में लिखना है। पहला तो है ग्रसित ग्रसित संरूपण। ग्रसित संरूपण को हम क्या कहते हैं बताओ? ग्रसित संरूपण को क्या कहा था हमने? हमने कहा था इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड संरूपण को क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। तो चलो सबसे पहले इसके बारे में ही सीख लो। वैसे तो सीख लिया आपने सब कुछ। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या ग्रसित संरूपण क्या होता है? इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा अगले वाला कार्बन एटम है उसके तीनों हाइड्रोजन, और पिछले वाला जो कार्बन एटम है उसके तीनों हाइड्रोजन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो सकता है पॉसिबल उतना कम से कम होगा। और जब मतलब आप इस बात को समझो कि मान लो ये हमारा अगले वाला कार्बन एटम है, इसके तीनों हाइड्रोजन ये हैं, और ये हमारा पिछले वाला कार्बन है, इसके तीनों हाइड्रोजन ये हैं, बिल्कुल चिपके हुए इससे। तो जब इस बॉन्ड का भी एक बॉन्ड पेयर होगा, इस वाले बॉन्ड का भी बॉन्ड पेयर होगा, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन नहीं लगेगा क्या? प्रतिकर्षण लगेगा या नहीं लगेगा? और जब प्रतिकर्षण लगेगा ना, दोनों बॉन्ड पेयर पास पास आ गए, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी बहुत घट जाएगी। तो ये बहुत कम स्टेबल होती है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इस कन्फर्मेशन में, इस कन्फर्मेशन में इस कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स से जुड़े, दोनों कार्बन एटम्स से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। मिनिमम होता है मतलब उतना मिनिमम जितना पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम होगा। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से। देखो बिल्कुल इसके ऊपर रखा हुआ, तो हम यहाँ जो लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर ये रखा हुआ, इसके ऊपर ये रखा हुआ, मतलब डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि इस कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब हम बता रहे हैं कि अगले वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पिछले वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम को देखो कि उसका हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ा हुआ है तो उसका भी यहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, वह बाकी आपको अगली बातें बताइए कि डिस्टेंस मिनिमम होगा तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा, और रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। तो जो ग्रसित संरूपण या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है सबसे कम स्टेबल होता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये तो बीच में आई थी बात तो बता दिया। सिर्फ आपको इतना लिखना है ग्रसित संरूपण में कि इस कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है, एज मिनिमम एज पॉसिबल।
जितना कम से कम हो सकता हो। दूसरा दूसरा संरूपण हमने पढ़ा था सांतरित संरूपण। सांतरित सांतरित संरूपण। सांतरित संरूपण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पता ही है आपको? जो हमारे दोनों कार्बन एटम हैं, उन कार्बन एटम से जुड़े हुए तीन तीन हाइड्रोजन एटम्स, वे हाइड्रोजन एटम अगले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स और पिछले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना अधिकतम हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, इस कन्फर्मेशन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूँगा मैं जिससे समझना आसान हो जाए। इस कन्फर्मेशन में अगले कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन एटम्स तथा पिछले कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, यानी बीच का विस्थापन कह दो या दूरी कह दो, डिस्टेंस मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। अब मुझे एक बात और बता दो भाई, ये तो अगला कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन, ये पिछला कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन, मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता इन बॉन्ड्स के बीच में, इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। इधर को जाएगा तो इधर घट जाएगा। जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सन तो कम होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा। जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्सन मिनिमम होगा, और रिपल्सन मिनिमम होगा तो उससे क्या होगा? उससे एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यदि कोई मेरे से पूछेगा ना कि आपका जो इथेन का मॉलिक्यूल है उसके 3 तरह के कन्फर्मेशंस होते हैं, उन 3 तरह के कन्फर्मेशंस में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होगा? तो मैं कहूँगा सांतरित संरूपण, या स्टेगर्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन या एनी कंपाउंड, एनी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। अब अगला सवाल ये आएगा कि सर जो आप बता रहे कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो अगले वाले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन है और पिछले वाले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन है, उनके बीच का डिस्टेंस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होता है, जितना अधिकतम हो सकता है उतना अधिकतम ही होता है। और जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्सन मिनिमम होगा, और तनातनी कम होगी, रिपल्सन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और जहाँ एनर्जी जितनी कम होगी ना स्टेबिलिटी तो उतनी ज़्यादा होती है, इस बात का तो पता ही है आपको, स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। तीसरे तरह का होता है विषम तलीय संरूपण। तीसरा विषम तलीय
संरूपण। बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? स्क्यू। SKEW, स्क्यू कन्फर्मेशन। चलो स्क्यू कन्फर्मेशन को देखते हैं क्या होता है स्क्यू कन्फर्मेशन। वैसे तो आपको सिखाई दिया स्क्यू कन्फर्मेशन क्या होगा। देखो यहां देखो ध्यान से भाई, ग्रसित या इक्लिप्स्ड में हमने पढ़ा कि अगले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन और पिछले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस एज मिनिमम एज पॉसिबल होगा, जितना कम से कम हो सके उतना होगा। सांतरित या स्टैगर्ड में हमने पढ़ा, देखो ये बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला। इसमें पढ़ा कि अगले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन और पिछले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होगा, जितना अधिकतम हो सकता है उतना अधिकतम होगा। और विषम तलीय या स्क्यू कन्फर्मेशन में क्या होगा कि इसमें अगले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन एटम और पिछले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के कहीं बीच में होगा, यानी मिनिमम से थोड़ा ज्यादा और मैक्सिमम से थोड़ा कम वहां होगा। ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे फिर हम इसमें लिखेंगे कि इस कन्फर्मेशन में अगले कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम्स, तीन हाइड्रोजन एटम्स है ना, अगले कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम्स तथा पिछले कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस कौन कौन से थे? इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म से अधिक, इक्लिप्स्ड फॉर्म से अधिक व दूसरा क्या था? स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म से, स्टैगर्ड फॉर्म से कम होता है। यानी डिस्टेंस जो होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के जहां भी जितने भी डिस्टेंस है उनके लगभग बीच में होगा। ठीक है बेटे, ये है। अब देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको। हम एक हेडिंग लिखते हैं कि ये जो हमने तीन तरह के पढ़े हैं ना, ये जो कन्फर्मेशन पढ़े, इन कन्फर्मेशन को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हालांकि ज्यादातर बच्चों के समझ में आ गए होंगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी मैं क्या समझा रहा। पर फिर भी एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूमैन। न्यूमैन ने कहा कि बच्चों को आसानी से समझाऊंगा मैं, न्यूमैन ने कहा। तो न्यूमैन ने एक नई टेक्निक दी और उस टेक्निक को हम पढ़ते हैं, न्यूमैन की। और एक हेडिंग लगाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। एक हेडिंग लगाओ, न्यूमैन। न्यू माने नया, मैन माने आदमी। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
तो न्यूमैन ने कुछ अलग तरीके से समझाया इस चीज को, और न्यूमैन ने जिस तरीके से समझाया ना वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। न्यूमैन ने जिस तरीके से समझाया वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं यानी एल्केन्स हैं, उनके कन्फर्मेशन को समझाने के लिए न्यूमैन ने जो नया तरीका दिया, उस नए तरीके को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ लिखो मेरे साथ साथ, सिंगल बॉन्डेड molecules, that is alkanes। alkanes को ही तो कहते हैं सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, that is alkanes के कन्फर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए न्यूमैन ने एक नया तरीका बताया। न्यूमैन ने एक नया तरीका बताया जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे न्यूमैन यानी नया आदमी, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, फॉर्मूला यानी सूत्र कहते हैं। तो अब सवाल तो आपके दिमाग में खड़ा हो ही रहा होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि सर क्या है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, है क्या? ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, या पॉज करके लिख लो। लिख लिया? ठीक है। देखो, अब न्यूमैन ने बताया कि भाई आपके पास जैसे इथेन का एग्जांपल ही ले लो। इथेन ही तो पढ़ रहे थे, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो न्यूमैन ने कहा कि इथेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? दो। और दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा, लिखते हुए समझेंगे, चलो क्या कहा, यहां से लिखेंगे। न्यूमैन के अकॉर्डिंग, न्यूमैन के अकॉर्डिंग इथेन, इथेन ब्रैकेट में लिख सकते हो C2H6, इथेन के सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स कितने होते हैं इसमें? कार्बन एटम्स दो ही तो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से, अब ध्यान से समझने की बारी आ गई, ध्यान से समझने की बारी आ गई, ध्यान से समझना। भाई दो कार्बन एटम है सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से अगले, अगले का मतलब फ्रंट साइड वाले, ठीक है, अगले का मतलब फ्रंट लिखता हूं मैं, कार्बन एटम, अगले कार्बन एटम का मतलब जो हमारी तरफ है,
जो हमारी तरफ है, इधर है बोर्ड से बाहर। अगले यानी फ्रंट कार्बन एटम को सर्कल के यानी वृत्त के सेंटर से प्रदर्शित करते हैं। या रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जो कार्बन एटम हमारी तरफ है, अगला है, फ्रंट साइड वाला है, उस कार्बन एटम को आपको सर्कल के सेंटर से रिप्रेजेंट करना है, वृत्त के केंद्र से प्रदर्शित करना है। जबकि जबकि पिछले पिछले को बैक साइड कह सकते हो आप। बैक साइड वाले कार्बन एटम को सर्कल की परिधि, परिधि तो समझते हो, पेरीफेरी, सर्कल की परिधि से प्रदर्शित करते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो फ्रंट साइड वाला कार्बन एटम है उसे तो आप दिखाओ डॉट से, यानी सर्कल के सेंटर से, और जो बैक साइड वाला है उसे आप दिखाओ किससे, सर्कल की पेरीफेरी से या परिधि से। अच्छा, एक चीज देख लो अब जरा ध्यान से। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो है ना, इसके कन्फर्मेशन देखते हैं किस तरह बनाते हैं। इसके कन्फर्मेशंस, इसके का मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला भी है, और इसके का मतलब C2H6 भी है, इथेन। इसके कन्फर्मेशंस निम्न प्रकार के होते हैं। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, वैसे तो मैं समझाता हुआ आ ही रहा आपको, पहले से ही प्रैक्टिस कराता हुआ आ रहा हूँ, फिर भी हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ वो पॉइंट होगा, यहाँ होगा वो पॉइंट, यहाँ जहाँ से मुझे, ये पॉइंट जो है अगला कार्बन है, और इस अगले कार्बन, और ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये पिछला कार्बन है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ देख लेंगे, ये पॉइंट तो अगला कार्बन है, और ये जो सर्कल है वो पिछला कार्बन है, यानी बैक साइड वाला। और यहाँ भी देख लेंगे, ये पॉइंट तो अगला कार्बन है, और ये सर्कल है पिछला कार्बन, अगला कार्बन पिछला कार्बन, ठीक है। अब मुझे जो है अगले कार्बन के 3 बॉन्ड बनाने हैं, अगले कार्बन के 3, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है ना, C2H6 सीख रहे हैं हम, 3 हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बना दूं पहले मैं। ये अगले कार्बन के 3 हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ा हुआ, पता नहीं इसे क्या हो रहा मार्कर को, 1 2 3, एक हाइड्रोजन तो यहाँ ठीक चल रहा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ, अच्छा कुछ ज़्यादा ही मर्जी चल रही इसकी, एक हाइड्रोजन तो यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब मुझे पिछले वाले 3 बनाने हैं, और ध्यान से देखना मैं क्या बनाऊंगा। पिछले, ये जो पिछला अगला कार्बन तो पॉइंट था, पिछला कार्बन क्या है, ये सर्कल का परिधि। तो यदि मैं कहूँ एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ है, और एक बॉन्ड यहाँ है, तो आपके समझ में आ जाएगा। बताओ आ रहा क्या समझ में। यहाँ हाइड्रोजन,
ये हरे वाले हाइड्रोजन पिछले वाले कार्बन के हैं, और जो पीले वाले हाइड्रोजन है वे अगले कार्बन के हैं। पीले वाला आपकी तरफ को है, हरे वाला बोर्ड की तरफ को है। पीले वाला कार्बन एक सेंटर से दिखाया जा रहा, और बैक साइड वाला कार्बन किससे दिखाया जा रहा, एक सर्किल से, इससे। अब मुझे यूँ बताओ, सोच के एक बात बताओ, यूँ बताओ बेटे कि ये कौन सा फॉर्म लग रहा आपको जिसमें अगले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और पिछले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सांतरित या स्टेगर्ड। तो यह है सांतरित रूप, सांतरित, या तो सांतरित कहो या कहो स्टेगर्ड। सांतरित या स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है, ठीक है। चलो अगली बात करेंगे। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगले वाले तीन, अगले वाले तीन बना दिए, ठीक है। अब मुझे बनाने हैं पिछले वाले तीन, पिछले वाले तीन बनाने हैं, ध्यान से देखना आप। पिछले वाले तीन देखो, मैं बिल्कुल मिला के भी नहीं बना रहा और यहाँ भी नहीं बना रहा, मिला के भी नहीं बना रहा और यहाँ भी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ बनाता तो फिर ऐसा ही बनता वो, स्टेगर्ड जैसा। ना बिल्कुल मिला के बनाया, ना यहाँ बनाया, थोड़ा सा इतना बनाया, इतना इतना बनाया, ना मिला के बनाया और ना ज़्यादा दूर बनाया, ना मिला के बनाया और ना ही ज़्यादा दूर बनाया। ये H है, पिछले कार्बन के तीन हाइड्रोजन, पिछले कार्बन के तीन हाइड्रोजन, इन्हें देख लो ध्यान से आप। अब ये ना तो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे, एक के ऊपर एक चढ़ नहीं रहे, और ना ही मैक्सिमम डिस्टेंस इन्होंने अटेन कर रखा। तो इसका मतलब ये बीच में है। बीच वाले को क्या कहते हैं, विषम तलीय या स्क्यू। तो ये है विषम तलीय, विषम तलीय संरूपण, या फिर हम कह सकते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। चलो अब उसका भी करें काम। तीन बनाने हैं अगले वाले, तीन अगले वाले बनाने हैं। ये बना दिए तीन अगले वाले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीन अगले बना दिए। अब बनाने हैं तीन पिछले कार्बन के, पिछले कार्बन के बिल्कुल चढ़ा के बनाऊंगा इसके ऊपर, पर थोड़ा सा तो साइड में लेना पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल चढ़ा के बनाऊंगा, यहाँ कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ, यहाँ, और इसे भी यहीं बनाना चाहिए, यहाँ, और इसे भी यहाँ बनाना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ। बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है, इक्लिप्स्ड है ना, कौन सा है, इक्लिप्स्ड। इसे हम कहते हैं, या तो आप कहो इक्लिप्स्ड या फिर कहो ग्रसित। तो ये है ग्रसित, ग्रसित संरूपण। या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ये तीन तरह के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले हैं, तीनों हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, यदि मैं यूँ कहूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा है, समझ में तो आ रहा तुम्हारे। ये पीले वाले तो अगले कार्बन एटम के हैं तीनों हाइड्रोजन, और ग्रीन वाले पिछले के हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही लग रहा हमें, सांतरित या स्टेगर्ड। क्यों है स्टेबल, इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये जो बीच का डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो मैक्सिमम है। यानी अगले कार्बन के हाइड्रोजन एटम और पिछले कार्बन के हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है।
और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा, मतलब स्टेरिक रिपल्सन कह दो आप, मिनिमम होगा। और रिपल्सन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूँ, मिनिमम होगी। और एनर्जी मिनिमम होगी तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, पहले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, या पोज करके लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। एक हेडिंग लिख लो आप, एक हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स लिख लो। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। चलो कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब आपके सामने तीन कन्फर्मर्स आए, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कई बार हमने बात कर दी, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा। तो यहां लिख दो आप, स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टैगर्ड, उससे कम स्टेबल है स्क्यू, और सबसे कम स्टेबल है इक्लिप्स्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में, हालांकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। यहां से बताता हूं। स्टैगर्ड, मेरे साथ साथ लिखते रहियो, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बताओ। दोनों कार्बन एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है। और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, अतः जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम, सॉरी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अतः मॉलिक्यूल, नहीं नहीं, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा, पहले इस बात को लिखते हैं। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो अतः बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्सन मिनिमम होगा ही, क्योंकि दूरी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है। और जब रिपल्सन मिनिमम होता है, तथा करके लिखेंगे, तथा, अब लिखेंगे एनर्जी के बारे में, तथा मॉलिक्यूल की एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी है, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी मिनिमम होती है।
अच्छा, जब किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम होती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी, जब एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी तो मैक्सिमम हो ही जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये बात आप लिख कर आ सकते हो एग्जाम में। यदि कोई पूछता है कि स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो आपको रीज़न बताना है। स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म में जो अगले और पिछले कार्बन एटम्स से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है, और डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो रिपल्सन मिनिमम होगा, और रिपल्सन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम होगी, जितनी कम एनर्जी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल हमने बताया इक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ इसके बारे में भी लिखते हैं, जबकि जबकि इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन लिख दो, जबकि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन एटम्स से अटैच हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है बताओ? मिनिमम, मिनिमम होता है, बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है, जिसके कारण अब जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा, रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम, जिसके कारण बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम लगता है। अतः अतः मॉलिक्यूल की क्या बताओ, क्या लिखूंगा मैं? एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। इन तीनों कन्फर्मेशंस में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी भी मैक्सिमम होती है या हो जाती है, जिसके कारण अब सारी दुनिया को पता है इस बात का, बाकी जिक्र ना करियो किसी के सामने, सारी दुनिया को इस बात का पता है कि जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। इसका सारी दुनिया को पता है। तो हमने यहाँ लिखा मॉलिक्यूल की एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? मिनिमम। हो जाती है या होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसलिए इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो मिनिमम है, स्टेबिलिटी के लिहाज में सबसे कम स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। आप चाहे तो यहाँ से देख लो, देखो ध्यान से।
ये यदि मैं यहाँ निशान लगाऊँ ना स्टेबिलिटी के, यदि मैं स्टेबिलिटी का निशान यहाँ लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उससे कम स्टेबल विषम तलीय स्क्यू है, और सबसे कम स्टेबल क्या है, ये है। यहाँ मैं ऐसे निशान लगा सकता हूँ इस पर। ठीक है, पता चल गया ना आपको? पता चल गया सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे कम स्टेबल ये होगा। ये भले ही साइड में बना रखा है, पर ये है बिल्कुल ऊपर ही इसके। यदि मैं बिल्कुल सीधे में बनाता फिर तो दिखता ही ना है बिल्कुल भी। ठीक है बेटे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके लिख लो। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में ज़रूर आया होगा। हमने आज के टॉपिक में जो कन्फर्मेशंस पढ़े हैं, कन्फर्मर्स पढ़े हैं, या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या कन्फर्मेशन, जो भी पढ़ा है उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल आज आपके सामने डिस्कस किया है, C2H6 का, इथेन का। कल मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें ये टॉपिक और भी ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।